चुनाव दर चुनाव जिस हिसाब से दागी अपराधी, सजा याफ्ता, क्रिमिनल माइंडेड, क्राइम का नेटवर्क चलाने वाले लोग राजनीति में सफल हो रहे हैं और सदन में पहुंच रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। धनबाद के सांसद को ही 1.5 वर्ष की सजा हुई है। अपराध क्या था? वर्दी फाड़ना, हथियार छीनना। लेकिन चूंकि 2 वर्ष नहीं हुआ था सजा, इसलिए इनकी सदस्यता भी रह गई। फिर पार्टी ने प्रमोशन भी दे दिया, इनको लोकसभा का टिकट भी दे दिया। आज ये वर्तमान में सांसद हैं और जिनसे खतरा है वो आज जेड सिक्योरिटी, वाइस सिक्योरिटी लेके ये खुद घूम रहे हैं। तो इससे भी भयानक रूप देखने को मिलेगा। सारे अपराधी गोलबंद हो जाएंगे और ये कह देंगे, अपराध का नई परिभाषा कर लेंगे। ये बोले हत्या हो गया तो क्या हुआ, उसकी आयु पूरी हो गई थी इसलिए वो मरा है, कोई 302 नहीं चलेगा हम पर। या ऐसी भी अगर पारित करा लें तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि 2 आतंकवादी इसी सिस्टम में जीत के गए हैं ना। और 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये स्पष्टीकरण मांगा था कि जब एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के ऊपर केस होता है और उसको जब सजा हो जाता है तो यह अयोग्य हो जाता है अपने सेवा से। वही एक सांसद, विधायक जिसको गंभीर से गंभीर उसके ऊपर मुकदमा होता है और सजा याफ्ता हो जाता है, इसके बावजूद भी वो सदन में कैसे प्रवेश कर जाता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा में यह आपत्ति जताया है कि अनुच्छेद 102 और 190 के तहत यह शक्ति संसद के पास है कि कौन से सदस्य को योग्य किया जाए और अयोग्य किया जाए। तो इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बियाडा के पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी विजय झा जी उपस्थित है। विजय झा जी, इससे पहले करीब 2 महीना पहले इन्होंने कहा था, इसका बार बार जिक्र किया था कि अभी 544 जो सांसद है उसमें 46% अपराधी गतिविधि वाले जो सांसद है वो सदस्य बन गए हैं। जब ये पूरे 50% क्रॉस कर जाएंगे तो ये सारे आपराधिक गतिविधि वाले सांसद ये अपने हिसाब से कानून में तोड़ मरोड़ करेंगे और ये कहीं ना कहीं भारत का जो लोकतंत्र है उसे कहीं ना कहीं हत्या होने की बात कही थी। सर, आपने जो कहा था आज वो सही साबित हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव दर चुनाव जिस हिसाब से दागी अपराधी, सजा याफ्ता, क्रिमिनल माइंडेड, क्राइम का नेटवर्क चलाने वाले लोग राजनीति में सफल हो रहे हैं और सदन में पहुंच रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। अभी अभी आंकड़ा आया है, 225 दागी अपराधी, सजा याफ्ता, इंक्लूडिंग 2 आतंकवादी सदन के 18वीं लोकसभा के सदस्य हैं। केंद्र में जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का, वह 272 का है। लोकसभा में 543 सदस्य संख्या, 272 है बहुमत की संख्या, तो जादुई आंकड़ा है 272 और 225 तो पहुंच गए हैं ये लोग, और मात्र 47 की कमी है। जो मेरा अनुमान है कि अगली लोकसभा में, मतलब 19वीं लोकसभा चुनाव में 47 जरूर और आ जाएंगे, जादुई आंकड़ा ये पूरा कर लेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि जैसा ये चाहेंगे, जब ये चाहेंगे, जैसा स्वरूप चाहेंगे, वैसा कानून ये बना लेंगे अपने हित में लिए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। हम कानून की व्याख्या कर सकते हैं, उस कानून का अनुपालन कर सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, कानून बना नहीं सकता है। बनाने का अधिकार लोकतंत्र में हमारी यहाँ संसद को प्राप्त है। तो जब 272 ये हो जाएंगे, तब हो सकता है यह ऐसा कानून बना लें कि 20 साल भी यदि सजा होगी वह चुनाव लड़ने के योग्य है। अभी है क्या, अभी 2 साल यदि आपको सजा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाती है।
धनबाद के सांसद को ही 1.5 वर्ष की सजा हुई है। अपराध क्या था? वर्दी फाड़ना, हथियार छीनना। लेकिन चूंकि 2 वर्ष नहीं हुआ था सजा, इसलिए इनकी सदस्यता भी रह गई। फिर पार्टी ने प्रमोशन भी दे दिया इनको, लोकसभा का टिकट भी दे दिया। आज ये वर्तमान में सांसद हैं और जिनसे खतरा है वो आज जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी लेके ये खुद घूम रहे हैं। तो इससे भी भयानक रूप देखने को मिलेगा। जिस दिन 272 आंकड़ा पूरा हो जाएगा इनका, उस दिन लोकसभा नहीं रह जाएगा और लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र भी नहीं रह जाएगा, आपराधिक तंत्र में बदल जाएगा। ये जैसा चाहेंगे वैसा कानून लोकसभा में पारित करा लेंगे, क्योंकि इन्हें अच्छे लोगों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। सारे अपराधी गोलबंद हो जाएंगे और ये कह देंगे, अपराध का नई परिभाषा कर लेंगे। ये हत्या हो गया तो क्या हुआ, उसकी आयु पूरी हो गई थी इसलिए वो मरा है, कोई 302 नहीं चलेगा हम पर। या ऐसी भी अगर पारित करा लें तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि 2 आतंकवादी इसी सिस्टम में जीत के गए हैं ना। और मतदाता की स्थिति यह है कि हम जात, धर्म, पार्टी, मजहब पर गुंडा को भी वोट करते हैं। ये तो सच्चाई है, तभी तो 46 लोग 225 लोग जीत कर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए एक निर्देश दिया था। आपको भी पता है कि सरकार की जो वकील होते हैं, जो हल्फनामा दर्ज किए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो सख्त निर्देश दिए हैं कि ये शक्ति सरकार के पास होती है, संसद के पास होती है। निश्चित रूप से जो संविधान में जो सिस्टम है, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, उसके अनुसार तो यही है, सबसे अधिक शक्ति अभी संसद के पास है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी 3 सदस्यीय, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको पलट दिया और कानून ले आया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। अब प्रधानमंत्री रहेंगे, एक मंत्री रहेगा और विपक्ष का नेता रहेगा। तो विधायी शक्ति जो है आज ज्यादा संसद के पास है। वह कानून बदल, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कानून लाए, कुछ भी निर्णय दे, देश हित में, लोकतंत्र हित में, समाज हित में, मानव हित में, अगर उनको सूट नहीं करेगा संसद में बैठने वाले लोगों को, तो पलट देंगे, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार इनको प्राप्त है। और यह खतरे की घंटी है। अभी इसको रेड सिग्नल हमको मान लेना चाहिए। 225 की संख्या है और यही कारण है कि भयभीत हैं लोग, जो जागरूक हैं, जो समाज जो चिंता कर रहा है, आने वाले समय को देख रहा है, लोकतंत्र के लिए चिंतित है और देख रहा है कि 19वीं लोकसभा में यदि 47 और जीत कर आ गए, इनकी संख्या जब 272 हो जाएगी, तब किसी की परवाह करेंगे क्या? संविधान की भी परवाह करेंगे क्या? न्यायपालिका की भी परवाह करेंगे क्या? किसी संगठन, किसी अच्छे लोगों की परवाह करेंगे क्या? ये अपने हित में कानून बनाएंगे, जो इनको सूट करेगा वैसा कानून बनाएंगे और हम अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ मोमबत्ती जुलूस निकालने लायक भी नहीं रह जाएंगे। जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सभी में आपराधिक किस्म के प्रत्याशी को वोट टिकट देते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो भी तो दोषी है ना, कि अपने पार्टी को वो लोकतांत्रिक नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर वो देश को कैसे लोकतांत्रिक बनाएंगे? देखिए, आज पार्टी, कोई भी पार्टी, सारे पार्टी खामोश क्यों है? पार्टी का नीति सिद्धांत हो गया है एन केन प्रकारेण सत्ता, सत्ता प्राप्ति, चाहे जैसे हो, जितने समझौते करने पड़े, जिससे हाथ मिलाना पड़े, कोई परहेज नहीं है। क्योंकि पहले सिद्धांत पर पार्टी जानी जाती थी, सिद्धांतों के कारण पार्टी की पहचान थी, पार्टी चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती थी और इसमें जो फिट नहीं बैठता था उसको वो अयोग्य मानता था। मुझे जानकारी है, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। एक डॉन थे उत्तर प्रदेश के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो नहीं रहे अब। वो 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, 11 अशोका रोड नई दिल्ली में जाके। 4 बजे पता लगा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि वो केरल के दौरे पर थे, आए तब पता लगा कि फलाना यूपी का नामजद माफिया वो 11 बजे पार्टी का सदस्य बना। 4 बजे उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई
और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। नहीं चाहिए ऐसा आदमी। वह तेवर आज कहाँ है, वह सिद्धांत आज कहाँ है। आज तो आपने देखा विधानसभा चुनाव में झारखंड में हमने देखा जो वर्षों वर्षों तक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे, उनको पार्टी में लेने के लिए कितनी होड़ मची हुई थी। और ऐसे तमाम लोगों को पार्टी अपने पाले में लाने के लिए एक तरह से दौड़ लगी हुई थी कि कोई दूसरा न ले ले। कहां से कहां आ गए हम। कहां चाल चरित्र और चेहरा की बात करते थे। नानाजी देशमुख कहा करते थे कि 60 साल हो जाए उसके बाद उनको राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए, राजनीति में युवाओं के लिए जगह छोड़ देना चाहिए। और वही 60 साल को खींच के आज 75 साल ले गए लोग। जिन लोगों ने तालियां बजाई थी नानाजी देशमुख की सुदगार पर, वो लोग आज उसको 75 साल कह रहे हैं। अब तो 75 साल कहा था उन्होंने। तो इतनी गिरावट तो हम लोगों ने देखा, कितनी गिरावट आ गई राजनीति में। कहाँ सच्चे लोग, अच्छे लोग, सेवक लोग, पवित्र लोग, जो आदर्श थे गांव के, समाज के, जिला के, ऐसे लोगों की होड़ रहती थी कि मेरे पाले में आ जाए। ठीक आज उलट है। कौन बड़ा अपराधी है, गुंडा है, माफिया है, डॉन है, सबसे गुंडा अधिक टैक्स लेने वाला है, उसको लेने की होड़ बची हुई है अपनी पार्टी में। लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। लोकतंत्र का जब मंदिर ही सुरक्षित जब नहीं रहेगा, कहीं मंदिर है वहां हमने राम को स्थापित किया, मंदिर है तभी तो राम जी भी को स्थापित है वहां पर। मंदिर ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र का मंदिर तो संसद है। संसद ही जब नहीं बचेगा और गुंडे के हाथों में चला जाएगा, अपराधियों के हाथ में चला जाएगा, सजायाफ्ताओं के हाथ में चला जाएगा, ये जो दो जीत कर आ गए आतंकवादियों के हाथ में चला जाएगा, तब संसद कैसा रहेगा? संसद का स्वरूप कैसा होगा? वो जनता के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए काम करेगा। अपना उनको कहाँ हित है वैसा कानून बनाएगा और जबरन थोप दिया जाएगा देश पर, और हम लोग उफ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग एकदम अलर्ट मोड में है। 18वीं लोकसभा, 19वीं लोकसभा खतरे की घंटी। यदि 272 हो गया तब लोकतंत्र कितना बचेगा, कैसा स्वरूप होगा, ये कहना अभी जल्दीबाजी हो जाएगा। मतलब इस मुद्दे पर जितने भी राजनीतिक पार्टी है वो खामोश चुप्पी क्यों साधी हुई है? इसलिए चुप्पी साधी हुई है कि सब क्योंकि सब सत्ता के होड़ में कम या बेसी, सब सत्ता में के होड़ में उनको लगता है कि जो सत्ता में है वो गलत कर रहे हैं। यदि हम उनको पटकनी देना है तो हमको भी कुछ उन रास्तों को ऊपर चलना होगा, अपनाना होगा, कुछ मेथड, जिस मेथड से जो सत्ता में बैठे हैं लोग और वो सफल हैं और जनता इसको नहीं नोट कर रही है कि अपराधियों की जमात को लेकर के सत्ता हासिल कर लेते हैं, ऐसे लोगों को तिरस्कृत करो। यह भाव जिस दिन जग जाएगा मतदाताओं में कि अपराधी को यदि आप थोपेंगे तो हम दल नहीं देखेंगे, हम अपराधी के खिलाफ वोट करेंगे, दल के खिलाफ वोट करेंगे, यह निर्णय मतदाता को लेना होगा। अभी क्या है, मतदाता कहती है कि हमको तो भाई फलाना पार्टी को वोट देना है, हम तो उस पार्टी के गुलाम हैं। अब उसने अपराधी को दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, मैं तो पार्टी का गुलाम हूँ, और वो पार्टी को वोट दे देता है। यह भूल जाता है कि मेरे इस वोट से एक अपराधी को ताकत मिलेगी जो फिर समाज के लिए वो जहर हो जाएगा, यह नहीं सोचता है। और वही होता है। अभी कुछ दिन पहले बाघमारा में खबर आई कि 1600 रुपया प्रति टन रंगदारी लिया जा रहा है। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि रंगदार के गिरेबान तक हाथ डाले, पुलिस की हिम्मत नहीं हुई। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। यही हुआ कि जिसने रिपोर्ट किया था ये डीसी और एसपी को, उसकी गाड़ी को निकलवा दिया गया लोड करके कोयला को बिना रंगदारी। ये सवाल हम आपसे करने वाले थे। धनबाद में देखा जाता है कि कई से थाने में ऐसे मामले हैं कि 100, 200, 300, 400 रुपए की लेन देन को रंगदारी का रूप देकर मुकदमा करके उक्त व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे आरोप लगने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या कहेंगे आप? देखिए, समाज में यदि कोई गुंडा एक बन जाता है, वह उतना खतरनाक नहीं है जितना कोई पॉलिटिशियन गुंडा बन जाता है। पॉलिटिशियन जब गुंडा बन जाता है, गुंडा टैक्स वसूलने लगता है, और वह जब दबंग बन जाता है तो शासन और प्रशासन भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाता है, कार्रवाई नहीं कर पाता है। और वो गुंडा है और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, बहुत से विशेषाधिकार मिल जाते हैं, और विशेषाधिकार के तहत डीसी एसपी को भी उसको सलामी देना पड़ता है, ये जानते हुए भी ये गुंडा है, ये अपराधी है, ये सजा याफ्ता है। इसके बावजूद
चूंकि प्रोटोकॉल है कि जनप्रतिनिधि है, ये प्रोटोकॉल है, ये राजनीतिज्ञ है, ये मजबूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें बहुत ऊंचा स्थान दे दिया गया है विधायी, न्यायपालिका के बाद विधायी, तब कार्यपालिका, तब कार्यपालिका उसको सैल्यूट करते करते ही परेशान हो जाता है, भले ही वो गुंडा क्यों ना हो। राजनीतिक शक्ति यदि वो हासिल कर लेता है तब वो आम गुंडे से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है वो। और यही कारण है कि छोटा सा गली का गुंडा भी अब चाहता है राजनीति में हम आकर के और राजनीतिक जामा पहन लें, जिससे मेरी गुंडई की फिर चर्चा ना हो, हिम्मत न करे लोग। जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं जो सत्ता में है वो फ्री की रेवड़ी का स्कीम निरंतर चलाते रहती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर किया है। ये जो फ्री की रेवड़ी बांटा जा रहा है इससे देश के युवा अपंग बन रहा है, यानी कि वो मानसिक तौर पे जो है वो गुलाम होते जा रहे हैं पार्टियों का। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है। हम फ्री में यदि देने लगे और उसका कोई आउटपुट नहीं हो, समाज को उसका आउटपुट नहीं मिले, लोकतंत्र को उसका आउटपुट नहीं मिले, डेवलपमेंट को उसका आउटपुट नहीं मिले, तो कुछ दिन के बाद वो बोझ बन जाता है समाज पर भी, देश पर भी, पूरे सिस्टम पर और अच्छे लोगों पर जो टैक्स पेयर हैं। हम मेहनत करके जो अर्न करते हैं वो सरकार को टैक्स देते हैं विभिन्न रूपों में। सिर्फ इनकम टैक्स देने वाला ही टैक्स नहीं देता है। हम अगर एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं तो सेल टैक्स जो दे रहे हैं वह सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो वह भी एक टैक्स, टोल टैक्स दे रहे हैं रोड पर। भले डायरेक्ट हम एसएससी नहीं हो, हमारी आय 12 लाख से नीचे है, 12 लाख अब छूट दे दिया गया है, लेकिन तब भी हम दे रहे हैं टोल, तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो यह जो सिस्टम है इस पर एक बोझ हो जाएगा। इसलिए अगर रबड़ी देना ही है तो मेरा मानना है शिक्षा में देना चाहिए, जैसे भूटान ने किया, पोलैंड ने किया। शिक्षा में क्लास 1 से लेके पीएचडी तक फ्री कर दिया। फ्री, जितना पीएचडी करना है, थीसिस करना है, एमए करना है, बीए करना है, जो पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सारा फ्री कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 195 देशों की सूची में 15वां रैंक में आ गया वो, सिर्फ शिक्षा के बदौलत। आप शिक्षा वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों नहीं सारी रेवड़ी को शिक्षा में बदल दिया जाए, शिक्षा फ्री कर दिया जाए। और जो बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सरकारी स्ट्रक्चर में उतना क्षमता नहीं है, मान लीजिए कि अगर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी और 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं गैर सरकारी, अगर उसको हम बंद कर देंगे तो 15,000 बच्चों को क्षमता नहीं है सरकारी विद्यालय में, तो आप उसको सब्सिडी दीजिए। 15,000 बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं उसको सब्सिडी आप दे दी, सरकार दे दे, यही रेवड़ी बांटे, शिक्षा फ्री कर दे। आप देखिएगा 10 साल के अंदर भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। एक और सवाल, अमित शाह तमिलनाडु जाते हैं, वहां पे द्रमुक सरकार को राष्ट्र विरोधी बताते हैं और वहां पे वादा करते हैं कि 2026 में तमिलनाडु में यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी। कई ऐसा बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी पार्टी को या कोई भी नेता को, नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, राष्ट्रद्रोही बताते हैं, तमाम तरह के उसको भ्रष्टाचार से घेरने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही उस पार्टी का समर्थन मिल जाता है एनडीए को, या वो नेता वापस आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर वो जितने भी जो आरोप लगते हैं वो आरोप से उसको खारिज कर दिए जाते हैं। तो ये देश के लिए कितना सही है? मैंने भी यह बयान गृह मंत्री जी का पढ़ा है कि द्रमुक सरकार को उन्होंने राष्ट्र विरोधी बताया। देश के गृह मंत्री हैं, उनके एक एक बात का वजन है। अगर वो देशद्रोही बोल रहे हैं किसी को तो निश्चित रूप से उनके पास कोई सबूत होना चाहिए। देशद्रोही तो बहुत बड़ा आरोप है ना, बहुत बड़ा आरोप है। कोई हत्या करता है 302 में आजीवन कारावास होता है, फांसी होता है, उससे भी बड़ा आरोप है देशद्रोही का, क्योंकि आप देश को तोड़ने के खिलाफ काम करते हैं, देश की एकता अखंडता संप्रभुता के खिलाफ आप काम करते हैं, तो हर अपराध उससे छोटा है। तो जब इतना बड़ा अपराधी है द्रमुक, आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? 26 का इंतजार क्यों? आपकी सरकार, एनडीए की सरकार आज बन जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रद्रोही है तो कार्रवाई कब करेंगे और क्यों नहीं करेंगे? आप 2 साल 25 और 26 का इंतजार करें कि मेरी सरकार बन जाए और राष्ट्रद्रोही यहां फलेगा फूलेगा और गृह मंत्री को जानकारी में होगा।
यह तो सबसे बड़ा और अब बड़ा अपराध है। तो क्या राजनीतिक समर्थन लेने के लिए ये दबाव बनाया जा रहा है? आजकल राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। आज सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा का जांच रिपोर्ट आया क्या आज तक? वादा तो किया गया था कि हम लोग सबसे बेसी कामकाजी सरकार है, बड़ा बढ़िया गुड गवर्नेंस का वादा था। 6 साल तो हो गए, पुलवामा के जांच आयोग का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? वो जो भारत के 40 सपूत ने, जिस माओ ने अपने बेटे को खोया, क्या उनको जांच रिपोर्ट जानने का हक नहीं है कि हमारी बेटे की किसकी लापरवाही के कारण जान चली गई? उन माओ के तो रोते रोते आंसू भी सूख गए। सरकार कब जगेगी? वह पुलवामा रिपोर्ट क्या आप बोल दीजिए 10 साल में आएगा? और आयोग यदि इतना निकम्मा है, उस निकम्मा आयोग को बर्खास्त कीजिए आप। आपका वादा तो 100 दिन के अंदर आयोग का रिपोर्ट का था। 6 साल हो गए, क्या डर है? किसके नकाब उतर जाने के डर हैं? किसका पोल खुल जाने का डर है? और आयोग का रिपोर्ट आ जाएगा तो 6 साल रिपोर्ट नहीं आएगा आयोग का, वो भी इतना बड़ा हत्या होगा, घटना होगा, पुलवामा जैसा कांड होगा जहां निर्दोष हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इस मां ने अपने बेटों को खोया और उसको आज भी रिपोर्ट लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। और एक तरफ कहते हैं द्रमुक राष्ट्र विरोधी कार्रवाई फिर नहीं कर रहे हैं आप। पुलवामा दूसरा करना चाहते हैं क्या? उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको जानकारी है राष्ट्रद्रोही है तो आज कार्रवाई होनी चाहिए। रात 12 बजे कार्रवाई होनी चाहिए, तब मानी जाएगी सक्षम सरकार बैठी है, जनता के भरोसे सक्षम सरकार है जो देश हित में सोचती है, तब माना जाएगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि आप स्वहित में सोचते हैं, कुर्सी हित में सोचते हैं, सत्ता हित में सोचते हैं, और इसीलिए किसी पर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। मैं आपकी बात को सही मानता हूं तब, लेकिन कार्रवाई चाहता हूं, 24 घंटे में कार्रवाई चाहता हूं, अगर आपकी बात सही है तो। तो ये थे बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा जी, जिनसे हमने झारखंड और देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। बाकी आपको ये चर्चा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।